अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सब्जियां महंगी क्यों हैं? क्योंकि लाने का किराया बढ़ गया है। दालों की कीमतों को क्या हुआ? क्योंकि मंडी तक लाने ले जाने का किराया बढ़ गया है। दूध दही को क्यों आग लग गई? ये भी सवाल है, क्योंकि किराया बढ़ गया है। दवाएं क्यों नहीं पकड़ी जा रही? पीछे से इतने में आ रही हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए महंगी हैं। साबुन, कपड़े, जूते, हत्ता के रोज़ाना का जो सौदा सल्फ है, हर चीज़ पर आपको यही जुमला सुनने को मिलने वाला है, क्योंकि किराए पेट्रोल की वजह से बढ़ा दिए जाते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर ख़ास, आम और अमीर गरीब पर लगने वाला वो टैक्स है जिससे कोई नहीं बच सकता। यानी महंगाई बढ़ने की दूसरी तारीफ पेट्रोल का महंगा होना है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना पहले ही रियासत के आगे सियासत की कुर्बानी देने का नारा लगा चुके हैं। अब महंगाई बढ़े या आवाम पिस जाए, IMF को मनाने के लिए मुश्किल फैसले तो करना होंगे और डंके की चोट पर होंगे ये फैसले। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, जो डॉलर नीचे लाने के माहिर समझे जाते हैं, जिन्हें कमज़ोर मईशत का तजुर्बाकार बनाकर लाया गया था और जिन्होंने IMF के बगैर भी मईशत चलाने का बड़ा दावा किया था, आज IMF के लोगों के पाकिस्तान आने से पहले ही फ्लैट हो गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपए, जी हाँ 35 रुपए का इकट्ठा इजाफा किया गया है। जरा देखिए डार साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। जो नई कीमतें आज 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी, वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर, केरोसिन ऑयल 199 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। उमूमन पेट्रोल की कीमतों को महीने की आखिरी रात पर रात 12 बजे बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ अब कौम भी ये समझ गई है कि हुकूमत क्या करने वाली है। 2 रोज़ पहले ही पंप मालिकान ने कीमतों के बढ़ने की उम्मीद पर पेट्रोल की सेल बंद कर दी थी। इससे पहले कि पेट्रोल की शॉर्टेज पैदा होती, फैसला साजों ने आज ही सुबह सवेरे ही पेट्रोल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन निकाल कर आवाम को एक सरप्राइज़ दे दिया। ये फैसला ऐन उस वक्त किया गया है जब 4 महीनों के बाद मरियम नवाज ने पाकिस्तान आकर अपने वजीर ख़जाना पर एतमाद करने की, हिमायत करने की अपील की है। साथ ही ये उम्मीद जाहिर की है कि डार साहब जो हैं वो मईशत को बचा लेंगे। मईशत कोई ऐसी चीज नहीं, 4 साल की नाअहली और नालायकी और गफलत ने मईशत को आज जिस हाल में पहुंचा दिया मेरे भाइयों, इंशाल्लाह कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। नाजरीन, नून लीग के साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने जब अगस्त में पिछले साल पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपये सिर्फ इजाफा किया था, तो मरियम नवाज ने कहा था कि नवाज शरीफ इस हुकूमती फैसले से खुश नहीं हैं और वो नाराज़ होकर मीटिंग से उठकर चले गए थे। ये उनकी ट्वीट भी मेरे सामने पड़ी है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मियाँ साहब जो हैं वो एक पैसे का बोझ जो है वो आवाम पर नहीं डाल सकते और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। ये मरियम नवाज की पिछले साल अगस्त की ट्वीट है। लेकिन अब क्या हुआ? अब करीबी रिश्तेदार इसहाक डार ने भी वही किया है, मगर नून लीगी हलकों की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। हर तरफ खामोशी है, कोई डार साहब पर तनकीद नहीं कर रहा है। एक तरफ मरियम नवाज 1 फरवरी से आवाम में उतरना चाह रही हैं और दूसरी तरफ उनकी अपनी हुकूमत जो है वो आवाम की दुखती रग पर हाथ रख कर उनका जो गुस्सा है उसको टेस्ट कर रहे हैं। इस भारी सलामी के साथ मरियम नवाज कैसे आवाम का सामना करेंगी? चलिए ये सवाल जो है हम आवाम से ही पूछ लेते हैं कि उनका क्या हाल है, वो क्या सोच रहे हैं। जो 35 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, ये सरासर नाइंसाफी आवाम के साथ। सागदार बराए मेहरबानी अपना सौदा छोड़ दे और लंदन ही चले जाए। गाड़ियों में फिर रहे हैं बेचारे, वो परेशान है, दूसरों का तो क्या हाल होगा। मिफ्ता के दौर में इससे तो बेहतर ही हालात थे। पेट्रोल नायाब होता जा रहा है, बस ये पाकिस्तान छोड़ देना ही बेहतर है, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है जी। सागदार से बेहतर जो मुफ्ता इस्माइल साहब फिर भी कुछ बेहतर थे, ये तो जब से है ना महंगाई बहुत ही ऊपर चली गई है जी। इस मरतबा जो पेट्रोल का जो कीमत बढ़ा दिया गया है, ये लाजमी इसके असरात तकरीबन घंटों में आवाम पर पहुँच
पहुँच जाएंगे। इसाक डार हो या मिफ्ता इस्माइल हो, उन लोगों को सिर्फ अपना फ़ायदा नज़र आता है, आवाम के फ़ायदे के लिए उन्होंने कभी भी नहीं सोचा है। चाहे मुफ्ता इस्माइल हो चाहे इसाक डार हो, लेकिन आवाम के इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सबका हो या मौजूदा हो, दोनों की कारस्तानियाँ अब के सामने नज़र आ रहे हैं कि एक दूसरे से बदतर नज़र आ रहे हैं। अभी रात को 215 था, अभी दिन को जो 250 रुपए हो गया ना। अभी सही ना पहले वाला सही है। 250 रुपए पेट्रोल है तो उसमें क्या रोजगार मिलेगा। मुफ्ता इस्माइल तो फिर भी इसाक डार से बेहतर थे। इसाक डार तो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, वो आवाम के लिए कुछ काम नहीं है उनका। अभी तो 35 के से भी ज्यादा बढ़ाएंगे जब तक इस हुकूमत में ये चलता रहेगा। ये काम पे जाता तो 20 रुपए 30 रुपए कराया होता था, अभी 50 रुपए कराया हो गया। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि आवाम पिस रही है। बिल्कुल बढ़ाते 100 रुपए और कम जो है वो 10-20 रुपए करते हैं। गरीब इंसान क्या करे। बस आवाम को उल्लू बना रहे हैं, आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। डिफॉल्ट तो आवाम का कह रहे हैं हो रहा है, लेकिन ये डिफॉल्ट हो चुका है। तलबा तो यही है कि गरीब आवाम पे थोड़ा रहम करें और सब्सिडी दें आवाम को। ये तो बहुत ज्यादती है। 150 रुपए से इसने 250 कर दिया, उसको शर्म हया नहीं आती। जब मिफ्ता इस्माइल के बाद इसाक डार आया और उधर से बड़े वादे वहीद करके आया और कि मैं इस मुल्क का डॉलर मैं 200 रुपए पे ले आऊंगा, तो आज तो 300 रुपए पे चला गया डॉलर। ये वज़ीर ख़ज़ाना जब से आया ना, इतनी महंगाई है कि क़यामत पहुंच गई। बस तो गरीब बंदा कहाँ जाए। नाज़रीन, जिस इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ महंगाई के नाम पर तहरीक अदम एतमाद लाकर उन्हें घर भेजा गया, उनके दौर में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के 3.5 सालों में 57 रुपए का इजाफा किया, जबकि 9 महीनों में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इसे 250 पर पहुंचा दिया। यानी अब तक 100 रुपए का इजाफा हो चुका है और अभी ये सिलसिला जो है ये थमता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, इस वक्त IMF के हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ 3 ही मुतालिबात हैं। पहला डू मोर, दूसरा डू मोर और तीसरा भी आप समझ गए होंगे, जी हाँ वो भी डू मोर ही है। इस पर हुकूमत पाकिस्तान भी 3 जवाब दे रही है। पहला यस सर, दूसरा राइट सर और तीसरा डन सर। लेकिन इस सब के बावजूद IMF के लोग आएंगे और ना जाने और क्या कुछ यहाँ से मनवा कर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम इनके साथ किसी बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान कर्जा मिलेगा तो जाहिर है मुल्क में डॉलर आएगा, मुल्क में डॉलर आएगा तो निज़ाम ज़िंदगी चलेगा। हुकूमत के 5वें साल को इलेक्शन ईयर कहा जाता है, यानी आवाम को खुश करने का ये साल होता है। लेकिन यहाँ पर तो आवाम को उनको पीसने की तैयारी हो रही है, उन पर बोझ डाला जा रहा है और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब तहरीक इंसाफ एक मजबूत हरीफ बनकर सामने खड़ी है। क्या मरीम नवाज तहरीक इंसाफ समेत जो मूज़ और महंगाई है इस वक्त इसका मुकाबला कर पाएंगी या लंदन से नवाज शरीफ को ही बुलाना पड़ेगा? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत के मुश्किल फैसले मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में भारी पड़ सकते हैं? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, ये क्या हो गया कि लोग आज मिफ्ता साहब को जो है ना वो याद कर रहे हैं कि इसाक डार से तो अच्छे मिफ्ता इस्माइल थे जिन्होंने 7 रुपए बढ़ाया था, तो आपकी जमात से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जमात क्या, जो आपके कायद बैठे हैं लंदन में वो मीटिंग छोड़कर चले गए थे, किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आज क्या वक्त है कि लोग मिफ्ता को याद कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज कह रही है कि नहीं, अल्लाह के बाद इसाक डार है और वही जो है ना इस मुल्क को मुश्किल से निकालेगा, आप इसाक डार की हिमायत करते रहें बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने कहा कि IMF को यस सर और ऑल राइट एंड वी विल डू इट आपने कहा, तो ये हमने नहीं कहा, ये PTI ने मुआहदे किया IMF के साथ और उन्हीं मुआहदों को आज हम पूरे कर रहे हैं। और हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या हम मुल्क को जो ऑलरेडी जो रिजर्व जो 3.7 अरब डॉलर्स पे पहुंचे हुए हैं उनको और गिरा दें। LCs पहले ही एक पाइल अप हुई हैं और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरीके के जो सनत है उसका पहिया भी स्लो डाउन हो रहा है। तो या उसको बिल्कुल रोक दिया जाए और मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया जाए, या हम IMF के उस मुआहदे को जो PTI ने किया उन कंडीशंस को जिन पे PTI ने किया उनको हम मुकम्मल करें। 3 मेजर चीजें हैं जो हमें विरसे में मिली, जो आज हमें एकदम से पिछले 7-8 महीने में जिनको हमें ब्रेक लगानी पड़ी और ठीक करना पड़ा है। नंबर 1, गैस सेक्टर में 1400 अरब का खसारा छोड़ के गए जो 72 साल तक सिफर था। ये 3.5-4 साल में तोहफा PTI ने दिया, जिसको आज हमें IMF कहता है फौरन दुरुस्त कर दो। जो अबर गर्जसी कर्जा है जो 1100 अरब में 72 साल में बना, उसको वो 2500 अरब पे छोड़ गए, जिसके फ्लो को भी रोकना है जो इंक्रीज है और जिसके हमें जो है उसको कम भी करना है। तीसरा जो है वो इन्होंने इतने कर्जे लिए, ये कहते हैं हमने 6% ग्रोथ ली, लेकिन इतना मकरूज कर दिया इस मुल्क को कि आज हमें जो है
उस सारे गंद को एक साथ साफ करना पड़ा है। तो ये हमें खुशी नहीं है कि हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ा है, लेकिन IMF का ये सारी सिचुएशन मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में भी थी। जाहिर है जो आज आप कहानी सारी बता रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ये करके गई, इतना खसारा छोड़ के गए, मिफ्ता इस्माइल के दौर में भी तो यही सब कुछ था ना। तो मिफ्ता इस्माइल पर आपकी पार्टी के अंदर से, बल्कि आपके कायद इतनी ज्यादा तनकीद फिर क्यों करते थे? नंबर 1। नंबर 2, जब IMF के साथ ये सारी डीलिंग करनी थी, उनकी माननी थी, तो अक्टूबर से जो प्रोग्राम मुअत्तल है, फिर सब कुछ तब किया होता तो आज ना डॉलर का ये हाल होता, ना आपके रुपए की इतनी कदर कम होती। देखिए, मैं मिफ्ता साहब के साथ ही होता था थ्रू आउट जब वो वजीर खजाना थे। मिफ्ता साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने IMF के प्रोग्राम को बहाल किया, इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखें, जब दार साहब आए तो इस मुल्क में फ्लड्स भी आ गए और 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो दार साहब की ये कोशिश थी कि इन फ्लड्स की वजह से हम ये जो कंटिन्यू हमें जो बोझ डालना पड़ रहा था आवाम के ऊपर, उसको हम टोन डाउन करें और IMF से मुज़ाकरात करके मुआहदे को ज़रा थोड़ा सा लाइटन कर दें। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उम्मीद थी कि हमें फ्रेंडली ममालिक से कोई इमदाद आ जाएगी। ये दोनों चीज़ें नहीं मुमकिन हुई। कोशिश की गई और कोशिश जायज़ थी। जो कोशिश की गई वो पाकिस्तान के और अवाम के मफाद में थी, लेकिन वो पूरी ना हुई। और जब ये यकीन आ गया कि ये नहीं पूरी हो रही और IMF बच नहीं कर रहा, तो हमें वही मुआहदा जो PTI ने IMF से किया था। आपकी पार्टी ये समझती है कि डॉक्टर साहब मिफ्ता इस्माइल से ज्यादा अच्छी मईशत के मामलात को चला रहे हैं? आज किसी को मसला नहीं हो रहा कि अवाम पर बोझ डाला जा रहा है? देखें, तब भी मसला था कि अवाम पे बोझ डाला जा रहा है, तब भी हम पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर रहे थे। आज भी हम महसूस करते हैं कि ये तो आज भी मरीम नवाज साहिबा की तरफ से ट्वीट आनी चाहिए थी ना कि हम इस फैसले में डार साहब के साथ नहीं हैं, हम हुकूमत के इस फैसले में उनके साथ शामिल नहीं हैं। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस फैसले से नाराज हैं क्योंकि वो अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहते। आज भी फिर मरीम नवाज की तरफ से ट्वीट आनी चाहिए थी ना। देखिए, आप जो जिस चीज़ को पॉइंट कर रही हैं वो तो मरियम नवाज साहिबा बेहतर वो उसको जो है वो जवाब दे सकती है। लेकिन मेरा देखें पॉइंट ये है कि हो सकता है कि जो हकायक थे, जो मईशत की जो बदहाली थी, उसका अंदाज़ा शायद जो है वो उस वक्त इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन अब मेरे लिए तो बड़ा क्लियर है, आज बहुत क्लियर है ये बात। मईशत की बदहाली को तो बुनियाद बनाकर तहरीक अदम एतमाद लाए थे, तो अंदाज़ा क्यों नहीं था? नहीं, देखें, बात यह कि मुआहदे को इन्होंने किस हद तक खराब कर दिया था, IMF से किस हद तक एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया था। जो आपके फ्रेंडली ममालिक थे वो किस हद तक आपकी फाइनेंशियल जो आप डिसीजन मेकिंग करते रहे 4 साल, उस पे वो कितने आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट कर रहे थे। और उनका भी यही ख्याल था कि खान साहब ने तो उनको तो पहला मौका मिला, आप लोग तो पहले भी हुकूमतों में रहे हैं, आपको पता है कि दोस्त ममालिक तब तक पैसा नहीं देते हैं जब तक IMF से आपकी डील मुकम्मल नहीं होती है। जब तक IMF आपको पैसे नहीं देता, कोई भी मुल्क आपको जो है ना वो पैसे देने पर राजी नहीं होता। आप लोग कोई पहली दफा हुकूमत में थोड़ी आए हैं, आप लोग तो पहले भी हुकूमतें करते रहे, IMF के मामलात पता है आपको। नहीं, देखिए, हमने इस मुल्क के अंदर बहाल किया मुआहदा, इसको डीरेल इमरान खान ने किया। फ्लड्स आए, उस पे एक जायज बात बनती थी, फोर्स मेजोर था कि ये हम तो नहीं फ्लड्स लेके आए थे, एक नेचुरल आफत थी, उस पे 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, तो हमने वो मुद्दा आगे रखा, उस पे नेगोशिएट किया, वो नहीं माने, अब उसके अंदर ये कोशिश पूरी की गई, तो अब हम मुआहदे को आगे लेके जा रहे हैं। और यही ऑप्शन है इस वक्त पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के मुफाद में है। आज अगर हम पेट्रोल महंगा नहीं करते, हम आज अगर जो इजाफी टैक्सेस जो हम प्रोटेक्ट करेंगे आम आदमी को, उस पे कम से कम बोझ आने देंगे। कैसे 200 अरब के नए टैक्सेस लग रहे हैं, आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जरा मुझे इसको डिटेल में मुझे बताएं कि कैसे आप प्रोटेक्शन देंगे। आम आदमी का तो भुरकस आज दिन 11 बजे के बाद निकल गया जब से उन्होंने अपनी बाइक्स में और गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना शुरू किया है। 200 अरब के टैक्सेस लगने को तैयार है, तो कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे? समझ से बाहर है। नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूं, अगर गैस प्राइसेस इंक्रीज होने जा रही हैं तो हम 60% जो सार्फिन जो हैं, जो एक थ्रेशहोल्ड से नीचे हैं, उनके हम टैरिफ इंक्रीज नहीं कर रहे। हम सिर्फ वो 40% सार्फिन के टैरिफ इंक्रीज करेंगे जो 1-2 केनाल में रहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर बिजली के अंदर इंक्रीज आया तो हम जो लाइफलाइन यूजर्स हैं, जो कम यूनिट्स के यूजर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देंगे। हम अपने बेस्ट प्रोग्राम के अंदर और बढ़ा देंगे, जो है यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सब्सिडी देंगे। तो ये सारे वो जराए हैं जिससे आप जो मुतासिर तरीन तबका है, तो एक केनाल के घर में जो रहता है वो गैस इस्तेमाल करे ना करे, उनके आपने टैरिफ बढ़ाने हैं, ये तो ज्यादती है।
नहीं, ये ज्यादती नहीं है। ये फैसले पहले होने चाहिए थे जो नहीं हुए, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े खसारे पैदा हो गए। 1400 अरब रुपए के खसारे आपने कर दिए, आपने कोई रिफॉर्म्स नहीं लेके आए, तो वो हम दुरुस्त कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं केनाल वाला 5 मरले में वापस आ जाए या किराए पे चला जाए? नहीं, देखें, अगर आपने मईशत चलानी है तो आपको फैसले वो करने पड़ेंगे जो अवाम के लिए या कौम के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रखते हैं। अगर हम नहीं करते, ये फैसले नहीं करते, तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। फिर आपको 5000 रुपए का लीटर मिलेगा पेट्रोल का। क्या वो वारे में है? वो नहीं है वारे में। आज मैं समझता हूं सिविल सोसाइटी को इन फैसलों की सपोर्ट करनी चाहिए, मीडिया को इन फैसलों की सपोर्ट करनी चाहिए, या तो कोई ऑल्टरनेटिव हो। अगर कोई ऑल्टरनेटिव देता है कि हाँ नहीं, IMF का मुआहदा खत्म कर दें, ये ठीक नहीं है, इनको ये ABC स्टेप लेना चाहिए, तो फिर तो ठीक है, हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही रास्ता है और वो रास्ता हम अपना रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में जो मिनिस्टर्स को पेट्रोल मिलते हैं, कार्ड सबसे लेना वापस, ये रियायत सबसे वापस लेना। नहीं, कैसे एहसास होगा? कैसे एहसास होगा उन लोगों को कि आम आदमी के लिए पेट्रोल डलवाना बाइक वाले के लिए भी मसला हो गया है, गाड़ी वाले के लिए भी मसला हो गया है, जिनकी गाड़ियों में फ्री पेट्रोल डलने हैं ना, जिनको महीने का फ्री पेट्रोल मिलता है, उनको इस तकलीफ का एहसास नहीं है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल राशनिंग की है। आज से 3-4 माह पहले गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म करे ना। हर मिनिस्टर, हर जो सरकारी बंदा है वो अपनी जेब से डलवाए ना, उसे पता चले कि गुजारे किस तरह होते हैं। हर देखिए, सरकारी बंदे भी जो होते हैं वो भी नौकरी, वो भी तनख्वाह लेते हैं, उनको भी कोई अरबों रुपए की इनकम या करोड़ों की इनकम नहीं है, वो भी चंद लाख या चंद हजार की तनख्वाह पे ही होते हैं। और ये आम बंदा तो चंद लाख सिर्फ सुनता है, वो तो कमाना तो बड़ी दूर की बात है, वो कैसे गुजारा करे? देखिए, मैं एग्री करता हूं कि गवर्नमेंट को कंजर्वेशन करनी चाहिए और उनको जो है बाय एग्जांपल सेट करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि जो फैसले हो रहे हैं वो मुल्क के मफाद में है, और अगर वो ना हो तो इन फैसलों के साथ आप लोग इंतखाबात में लगता है जाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। देखिए, हर चीज जो है हमें मुल्क के मफाद के बारे में सोचना है, हमें वो फैसले करने जो मुल्क के मफाद में हो। अगर उससे हमें सियासी नुकसान पहुंचता है तो हम अवाम के सामने अपना मुद्दा रखेंगे, और अवाम जो है वो बाशऊर है, वो समझती है। ये हमारी, क्या हमें खुशी है कि हम पेट्रोल में 35 रुपए जो है वो बढ़ा रहे हैं? क्या इससे जो है कोई हमें पर्सनली फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। मुल्क के पास तो इंतखाबात में चले जाए ना, क्यों अपने सर पे बोझ उठाने के लिए आप लोग और वो कीमत चुकाना चाहते हैं आप लोग? अगर अर्ली इलेक्शन से, जो कि जिसको अवाम चुनते हैं, जिसको अवाम मैंडेट देते हैं, उसके सर पे बोझ डलने दें आप लोग। नहीं, अगर अर्ली इलेक्शन से पेट्रोल 100 रुपए का हो जाएगा, बिजली आधी हो जाएगी, गैस आधी हो जाएगी, फिर तो हमें अर्ली इलेक्शंस पे चले जाना चाहिए। और अगर अर्ली इलेक्शन से और नुकसान हो जाएगा मईशत का, तो फिर हमें इलेक्शन टाइम पे करने हैं। लेकिन इसके लिए आप आईनी तकाजे को पीछे तो नहीं रख सकते। अब पंजाब में केपीके में, पंजाब और केपीके में 90 रोज में इंतखाबात होने, कहीं से कोई तैयारी लग ही नहीं रही है, कहीं से कोई अनाउंसमेंट ही नहीं है। गवर्नर केपीके कहते हैं कि मईशत का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, यहाँ पर तो अभी नहीं हो सकते इंतखाबात। देखिए, जनरल इलेक्शंस में तो आइन कहता है कि अगस्त तक टेन्योर है। जहां तक केपी और पंजाब की बात है, तो वो अगर लगता है कि कोई गैर आईनी काम हो रहा है तो कोर्ट में चले जाएं। कोर्ट ने तो बड़े जबरदस्त फैसले किए हुए हैं। 63A की नई तशरीह कर दी जो लिखी भी नहीं हुई थी, तो कोर्ट से जाके रिलीफ ले लें अगर उनको लगता है कि कोई गैर आईनी काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ पाकिस्तानी सियासत एक ऐसे फेज़ में दाखिल हो गई है जहां सियासी हरीफ एक दूसरे को खूब टफ टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि ये इंतकामी सियासत नहीं है। फवाद चौधरी को महज एक तकरीर पर अचानक उठा लिया गया, लेकिन फिर कहते हैं कि ये इंतकामी सियासत नहीं है। हाई कोर्ट ने बार बार बुलाया, लेकिन पुलिस उन्हें लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई और फिर कहते हैं कि इंतकामी सियासत नहीं है। दहशत गर्दों की तरह एक सियासी रहनुमा को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत लाया जाता है, हथकड़ियाँ नहीं खोली जाती, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इंतकामी सियासत नहीं है। बार बार रिमांड मांगा जा रहा है, केस को डिले किया जा रहा है, फिर कहते हैं कि इंतकामी सियासत नहीं है। फैमिली और वकला ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, और फिर कहते हैं कि इंतकामी सियासत नहीं है। घर की तलाशी और बयान के पीछे कौन से किरदार हैं, इनका सुराग लगाने की बातें होती हैं,
फिर कहते हैं कि इंतकामी सियासत नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का ये जो रुख है ना, ये नया नहीं है, लेकिन आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, इसका जवाब भी शायद किसी के पास नहीं है। जहां बात करने पर, सवाल उठाने पर बगावत की दफात लग जाएं, वहां कौन बोलेगा, लेकिन कहते हैं कि इंतकामी सियासत नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान को जब से इक़्तिदार से बेदखल किया गया है, इमरान खान एहतजाजी सियासत कर रहे हैं। वो मुसलसल मुल्क में अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्की मसाइल को, मुआशी मसाइल को जवाज़ बनाकर इलेक्शन डिले की बातें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की खाली 33 सीटों पर इंतखाबात का शेड्यूल दिया है कि इन सीटों पर 16 मार्च को जो है वो ज़िमनी इंतखाबात होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इसको चैलेंज अपने अंदाज से हैंडल करने का ऐलान किया है, यानी एक बार फिर इमरान खान तमाम सीटों पर खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे। ज़मान पाक में पीटीआई की कोर कमेटी इजलास में क्या अहम फैसले हुए, शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात में जो 33 हल्के जिनको नोटिफाई किया है और जिनका शेड्यूल जारी किया है, उन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम हल्कों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे और उसी हल्के से जहां इंतखाबात हो रहे हैं, जो कि हमारे वहां के इलेक्टेड MNA थे, वो बेसियत कवरिंग कैंडिडेट अपने कागजात जमा करवाएंगे। ये फैसला हुआ है कि इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा। पिछली दफ़ा जब इमरान खान ने 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो इसे बहुत बड़ा सियासी जुआ करार दिया गया। फिर अक्टूबर 2022 में इमरान खान ने 7 में से 6 सीटें जीत कर अपनी मकबूलियत को साबित किया। क्या एक बार फिर इमरान खान जो हैं वो अपनी जारहाना हिकमती अमली हुकूमत को जो है वो ये बढ़ने नहीं देगी आगे? इसके मुकाबले में PDM की जमातों का प्लान है कि इमरान खान को थकाया जाए और अपनी बाकी जो मुद्दत है उसको पूरा कर लिया जाए। PDM की जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं या नहीं? दोनों सूबों पर इलेक्शन में जो है वो अरबों रुपए खर्च होने हैं, लेकिन क्या हमारी जो मुल्की मईशत है वो इस काबिल है कि सारा साल इलेक्शन ही चलते रहें, कभी कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात तो कभी सूबों के इलेक्शन? दूसरी तरफ पंजाब और KPK के इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे या नहीं, ये भी तनाज़ा अब जोर पकड़ता जा रहा है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख लेने के लिए PTI की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत होनी है, जबकि KPK में इंतखाबात की डेट लेने के लिए अदालत का रुख करने का इंदिया दिया गया है। क्या अदालतें अब इलेक्शंस की डेट लेकर देंगी या इलेक्शंस की डेट मिल सकती है अदालतों के ज़रिए? फिर ऐसे में नई मरदमशुमारी और मालियाती इमरजेंसी की वजह से इलेक्शन को आगे ले जाने की बातें भी हो रही हैं। सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, बल्कि हर रोज़ नए इल्ज़ामात की एक नई सीरीज़ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मुल्क में जो बढ़ती सियासी तकसीम है ये और गहरी होती जा रही है, जिसका नतीजा कमज़ोर पाकिस्तान की सूरत में सामने भी आना शुरू हो गया है। क्या सियासी जमातें अभी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं? मैं बात करूंगी, मुझे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपका। असद कैसर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक बार फिर से आप लोगों की वही स्ट्रैटेजी, इमरान खान की वही स्ट्रैटेजी कि वो ज़िमनी इंतखाबात जो होने हैं कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर 16 मार्च को वो खुद ही लड़ेंगे, तो उस पर एक तनकीद भी होती है कि क्या इमरान खान को जो अपने लोग हैं, अपने जो पार्टी के सीनियर और लोग हैं, उन पर एतबार नहीं है? क्या अब वोट इमरान खान को ही मिलना है? इमरान खान जिसको खड़ा करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा क्या? देखिए, ये आपको पता है ना, ये शतरंज है। ये बेसिकली हमने भी, ये हमें तंग कर रहे हैं ना, ये जो पीस मील में जो 33 कर रहे हैं, और उसका मकसद ये है कि बस पूरा साल इलेक्शन होगा। और जिस तरह आप जो खुद भी अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि पूरा मुल्क में इलेक्शन होगा, ये कर रही है। हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। हमारी अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारा नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है, और इस वक्त जो है ना, इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर बन चुका है। हमारे लिए ये आसानी है कि जब इलेक्शन होते हैं तो इस इलेक्शन के लिए एक खास इन्वायरमेंट हो जाता है। पब्लिक में हम जाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपना नैरेटिव पहुंचाएंगे, तो हमारे लिए कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये समझते कि इसकी वजह से थक जाएंगे तो इसकी गलतफहमी है। और दूसरी लेकिन असद साहब, एक दूसरे को थकाते थकाते, एक दूसरे के साथ शतरंज का खेल खेलते खेलते, क्या दोनों साइड्स में से किसी एक ने भी नहीं सोचा कि मुल्क की मईशत का क्या बनेगा? ये कोई हवा में तो इलेक्शंस नहीं हो जाने, अरबों रुपया लगना है। मैं आपको बताऊँ ना, मैंने खुद सदर साहब ने, हमने बहुत कोशिश की। हालांकि ये हुकूमत का काम होता है कि वो मुज़ाकरात के लिए राबिता करे, माहौल को ठंडा करे,
और अपने लिए एनवायरनमेंट से क्रिएट करें कि इसकी इकोनॉमी जो है ना जिस सूरत हाल में है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद हमने कोशिश की, हमने कहा कि हम जो है ना मार्च में इलेक्शन चाहते हैं, आप कोई और डेट चाहते हैं, आए टेबल पे बैठ के बात करें। हम इस पे भी बात करने के लिए इलेक्शन डेट पे भी बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ इलेक्शन रिफॉर्म पे भी बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ इवन इकोनॉमी पे भी बात करना चाहते हैं। देखो ये हमारा मुल्क है, हम इस तरह नहीं है कि हम बिल्कुल अभी भी पसे पर्दा तो ऐसी बातचीत चल रही है हुकूमत से आपके थ्रू या सदर पाकिस्तान के थ्रू? चल रहे थे लेकिन इस वक्त कोई नहीं है जो मतलब वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है ना। उनको तो इंटरेस्ट ये है कि अपनी केसेस उन्होंने खत्म की, नेब की कवानीन को उन्होंने चेंज किया, उन्होंने जो जो कुछ करना था बेनिफिट्स लेने थे वो ले लिए हैं, और अभी वो समझते हैं कि वो अवाम का कैसे वो फेस करेंगे। इस वक्त जो उन्होंने 35 रुपए पेट्रोल बढ़ाई, जो है ना शायद खुर्दनोश की तरह है, गैस नहीं है, बिजली नहीं, बिजली गायब, मतलब मुल्क बदतरीन इंतजामी क्राइसिस से गुजर रहा है, माशी क्राइसिस से गुजर रहा है, मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि इस वक्त तो मुल्क में कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना चीजें हो रही है। अच्छा कैसे साहब ये 33 सीटों पर ही सिर्फ इंतखाबात करवाने के पीछे मंतक का क्या नजर आती है? 126 इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, तो सब पे इलेक्शंस नहीं हो सकता था क्या एक ही वक्त में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मुतालिबा भी ये, हमारा मुतालिबा ये है कि 126 सीटों पे इलेक्शन करवाओ, और साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर्स की और इलेक्शन कमीशन की, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए, तो ये साथ ही करवाएं। ये आप मुझे बताएं कि ये इलेक्शन होंगे, मुल्क में कैसे स्टेबिलिटी आएगी, और तो सब पूरा इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करेंगे कि वो मुसलसल जो सूरत हाल होगा। देखिए हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। हम एक बात फिर कहते हैं कि हम बिल्कुल इलेक्शन की डेट के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहते हैं, बात करेंगे, लेकिन ये अपना हद दर्मी खत्म करे। इनको अभी पता चला है कि किसी सूरत पे पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, और उस वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इंशाल्लाह भागने नहीं देंगे। हमने अभी फैसला किया है कि लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जिस तरह मुश्किल फैसले हो रहे हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल देखें आप 33 रुपए पेट्रोल जो है ना वो बढ़ गया है, तो इस सूरत में आपको कहीं लग रहा है कि ये इस सिचुएशन के साथ इंतखाबात में उतरेंगे? कौन वोट देगा इन्हें? देखिए हमने तो इसके साथ ही भी हमने कहा कि ये बर्डन आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट है, हाँ बिल्कुल हमने इसके साथ किया क्या पॉलिटिकल कॉस्ट को जो है ना, क्योंकि जो पहले हम इसके साथ बात कर रहे थे तो इसके साथ हमने कैटेगरी की 3-4 बातें की थी। क्या? हमने कहा हम बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ जो इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स है इसको ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम अपने सजेशन देंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल ये सब कुछ हमारे, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं है। ये जब हुकूमत की तरफ से बातचीत किसके साथ हो रही थी? वो हमारे क्योंकि वो हमारी बात हो रही थी, मेरा खटक साहब थे और उनकी जो है ना साद रफीक और सादिक साहब थे, हमारी आपस में बातचीत। पहले जो जनरल बाजवा जिस वक्त वो थे आर्मी चीफ थी, तो हमारी बातचीत हो रही थी और डिस्कशन हो रहे थे, लेकिन वो जब से आर्मी की कमान बदली है, नए आर्मी चीफ आए हैं, उसके बाद से आप लोगों का हुकूमत से बातचीत के लिए कोई राब्ता नहीं हुआ? बिल्कुल वो बातचीत हो रही थी, लेकिन वो टाइम पास करने की थी, वो कुछ सीरियस इसलिए नहीं थी कि इनको जो ना कहा जा रहा था कि बस इंगेज करो, मतलब कोई काम की बात ना करो, बस इंगेज करो, टाइम निकालो, आगे बढ़ाओ, उसमें सिंसियरिटी नहीं थी। अभी हम चाहते हैं, देखिए जो आप सारे पाकिस्तानी परेशान है कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये हमारे बच्चों का मुल्क है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमने यहाँ जिंदगी गुजारनी है। इस मुल्क में जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। कोई जो भी इदारे है, पार्लियामेंट है, वो एस्टेब्लिशमेंट है या वो जुडिशरी है, सबको अपने आप को आइन के अंदर जो है ना वो महदूद करना चाहिए। जो आइन की जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। अगर बार बार काम होगी तो ये मुल्क नहीं सर्वाइव करेगा। बलूचिस्तान में गवर्नर केपी के जो उज़र बता रहे हैं कि यहाँ पर माशी जो हालात हैं वो भी इजाज़त नहीं देते, फिर सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो भी इजाज़त नहीं देते, ये आपको क्या लगता है, क्या ऐसी वहाँ पर सिक्योरिटी के वाकई ऐसे इश्यूज हैं कि इंतखाबात नहीं हो सकेंगे वहाँ पे? ये बच्चों वाली बातें हैं। 2013 में इससे ज्यादा बुरा हाल था। हाँ। इलेक्शन
करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, हर सूरत में आपने इलेक्शन करने हैं। आप अपने आइन को तोड़े, अगर आइन को तोड़ेंगे तो फिर तो आर्टिकल 6 लगेगा, फिर तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये तो, और इसको हर सूरत पे हुकूमत चाहिए। अवाम चाहे ना चाहे, कोई इसको पसंद करे ना पसंद करे, अवाम में उसकी बस उसको जो है ना, क्योंकि ये चले केपीके से तो कोई उज़र आ गया, पंजाब से तो कोई उज़र भी नहीं आया, कोई ऐसी वजह भी नहीं आई कि आप क्यों नहीं 90 रोज में इलेक्शंस करवाएंगे। बिल्कुल, बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमने अपनी जद्दोजहद रखती है। इंशाल्लाह खान साहब जो है ना, मुझे उम्मीद है कि विद इन 2 वीक्स जो है ना वो बिल्कुल सेहतयाब होंगे। हमने पूरे मुल्क का दौरा करना है और पूरे मुल्क में जो है ना अवाम राबिता मुहिम चलाएंगे, और खासकर जो इस वक्त महंगाई है और जो मुल्क में अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मरीम नवाज तो 1 फरवरी से पंजाब के अजला का दौरा कर रही हैं, जाहिर है वो लोगों को प्रिपेयर करेंगी, अपनी पॉलिसीज बताएंगी। वो चाह रही हैं कि पार्टी को भी एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज करें। तो इसके मुकाबले में खान साहब कब तक मैदान में उतरेंगे, कब तक वो भी आवाम के पास जाएंगे? मुझे उम्मीद है विद इन 10 डेज जो ना खास होंगे और वो हम पूरा करेंगे। देखिए, इसमें हम जो हमारा मेन एजेंडा होगा कि मुल्क को आइन के अंदर, आइन के तहत चलाओ, और दूसरा है कि महंगाई और जो इस वक्त माशी तौर पर लोग बुरे हाल में हैं, हम उसके लिए पूरा प्लान देंगे, प्रोग्राम देंगे कि हमारा गवर्नमेंट में क्या करेंगे, क्या रिलीफ देंगे। मर्दमशुमारी का ना होना क्या वाकई रुकावट है इलेक्शंस ना होने में? नहीं, ये तो वैसी बात है। बिल्कुल, देखिए वो तो तब हो सकता है जब फाइनल उसकी कैबिनेट अप्रूवल दे, और तो उसमें काफी टाइम लगेगा। वो कोई नहीं है, ये बिल्कुल ये लैब एक्सक्यूजेस हैं, इसमें कोई कानूनी वो कदम नहीं है। इलेक्शन हो सकते हैं, इसमें मर्दमशुमारी है। इसमें ऑलरेडी हमने जो मतलब जो हमने जो कैबिनेट ने और फिर मुफादत काउंसिल ने जो डिसीजन दिया था, उसमें कैटेगरिकली ये थी कि ये जो, चूंकि वो आपको पता है कि हमने ये जो मर्दमशुमारी थी उसको सर्टिफाई किया था कैबिनेट ने, उसकी बुनियाद पे इलेक्शन हो सकते हैं। नई मर्दमशुमारी जब भी हो, नेक्स्ट आइंदा इलेक्शन जब भी हो 5 साल बाद, उसके ऊपर हो जाए। सही। असद कैसर साहब, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद क्या मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं? देखिए, जो भी करे हमें तो कोई परवाह नहीं है, गिरफ्तारियां करे, जो इसके पास इख्तियार है और हथियार इस्तेमाल करे। जितनी हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे इतनी गैर मकबूल होंगे, इतना ही इनकी जो है ना मोतफा की होंगी। हम तो किसी भी सूरत में न पीछे हटेंगे न डरेंगे। सही। और इमरान खान की नाअहली के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। तो इसके बाद आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है? देखिए, इनकी ख्वाहिश हो सकती है, होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये इनकी सिर्फ ख्वाहिश है, ख्वाहिश इनकी ख्वाहिश तक रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, यकीनन आम आवाम के तासुरात आप तक भी पहुँचे होंगे। आज 11 बजे के बाद से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, इसके असरात किस किस सेक्टर में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपको डॉक्टर साहब? देखिए, इससे ये होगा कि सबसे पहले तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए, सब चीज़ों में इजाफा होगा। और 22 करोड़ आवाम में से खुसूसन वो लोग जिनकी की आमदनी कम है, करीब हैं, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत सख्त जीरन होगी। नंबर 1। दूसरी है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन हमारी बरामदात भी इससे मुतासिर होंगी क्योंकि आपकी वो बढ़ जाएगी। तीसरी ये जो हमारे बैरूनी कर्ज़े हैं उनकी मुल्की करेंसी में जो हजम है वो बढ़ जाएगा, और बैरूनी करेंसी के जो आप कर्जे अदा करते हैं उनके लिए बजट में रुपीज़ में करना पड़ता है, वो ज़्यादा मुख्तस करनी पड़ेगी, तो उससे बजट खसारा बढ़ेगा। फिर कर्जे लेंगे, फिर आवाम के बोझ, एक शैतानी चक्कर में जो है हम फंसते चले जा रहे हैं या फंसाते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, जब इसहाक डार वापस आए थे उसी वक्त ये फैसले कर लिए जाते, उसी वक्त IMF से बातचीत कर ली जाती। जो फैसले अभी भी जो कर रहे हैं या आप IMF को मनाने के लिए कर रहे हैं, IMF की शराइत को भी आप पूरा कर रहे हैं, तो यही अगर जब डार साहब आए थे कर लेते तो आप समझते हैं कि जिस बहरान में आज हम हैं बहरान होता, लेकिन इतना ना होता? नहीं, मैं तो कहता हूँ बहरान नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ,
इसलिए बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, 27 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया था। हाँ। और उनको ये पता था कि मिफ्ता के ज़माने में एक किस्त लेने के लिए 1700 अरब रुपए के टैक्स लगाने पड़े थे और IMF 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नहीं था। मेरे हिसाब से अगर वो 10 अक्टूबर तक उनकी तमाम शराइत मान लेते जो उस वक्त कम थी, ये तो मईशत तबाह होती गई तो वो शराइत सख्त होती चली गई, उस वक्त इतनी सख्त नहीं थी। नंबर 1, उस वक्त डॉलर जो था वो 220 रुपए का था। हाँ जी। अगर वो उस वक्त वो शर्त मान के मुआहदा कर लेते तो मैं ये समझता हूँ कि 220 से फिर ये 200 रुपए पर आ जाता, हमारा 262 पे नहीं आता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कम होती, बहुत कम होती। और दूसरी बात ये थी कि जो अब मजीद टैक्सेस मिनी बजट आने वाला है वो नहीं आता, तो अगर तो और पेट्रोलियम के नर्ख भी नहीं बढ़ते, गैस और लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि मुझे IMF से डील करना आता है। IMF कौन होता है मुझे हमें डिक्टेट करने वाला? IMF कौन होता है कि हमें बताए कि रुपए की कदर क्या होनी चाहिए या इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? इसीलिए उन्होंने कहा मैं IMF के बगैर भी चल सकता हूँ। तो इसके पीछे क्या प्लानिंग थी उनकी, आपको क्या समझ में आता है? वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे IMF के मामलात को लेकर? नहीं, देखिए इसमें कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं है। ये जो बयानात होते हैं ना, उनको आप सियासी बयान समझा करें। मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, अब पेट्रोलियम मसनूआत की आप बात कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने और मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ एक मुआहदा किया था, वो मुआहदा मौजूद है। और वो मुआहदा ये था कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसको बढ़ा के 50 रुपये तक ले जाया जाएगा, ये मुआहदा है। और दूसरा ये था कि आप जो GST, अगर आपकी टैक्सों की वसूली गिरती है तो आप पेट्रोलियम मसनूआत पर GST बढ़ा देंगे 17%, ये मुआहदा था। आपकी वसूली गिर गई तो डार साहब ने ये किया कि बीच में बार बार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिराई और वो खुल्ला खिलाफ वर्जी थी IMF के साथ मुआहदे की। IMF ने इस पेट्रोल के मामले में ये कहा, हम आपसे कोई नई बात नहीं कर रहे, जो आपका कमिटमेंट था वो आप पूरा कर दें। आपने पेट्रोलियम लेवी गिरा दी है, टैक्सों की वसूली बढ़ी नहीं, वो पूरा करें। उसके हिसाब से वो 35 रुपये बन रहा था, वो नहीं किया, वो बढ़ाना पड़ गया। अब ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है कि मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊं कि डार साहब ने जब आए थे उसके मुकाबले में 4 महीने तकरीबन बाद 24 जनवरी को उनके ज़माने में रुपए की कदर बेहतर हुई थी। ये ऑफिशियल फिगर मैं आपको बताऊँ, ये लोगों को पता नहीं है, बेहतर हुई थी। सारी तबाही बर्बादी जो आई है ये 2 दिन में आई है, क्योंकि वो मसनूई तरीके से उसको हैंडल कर रहे थे। गवर्नर स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी जो है वो थे ज़रूर, लेकिन चूंकि ये उनके हैंड पिक्ड आदमी हैं तो उनके कहने पर वो अमल दरामद कर रहे थे। हुआ ये कि सट्टेबाजी हो रही थी, फिर बैंकों ने जो है वो सट्टेबाजी की, उसके बाद स्मगलिंग हो रही थी, उसके बाद हुंडी हवाले का कारोबार हो रहा था और एक मुतवाजी मार्केट लेके गए जहां 260-270 रुपए का डॉलर हो रहा था। तो फिर इन्होंने एक ड्रामा रचाया कि कैप लगाने की कोशिश की, मिल के स्टेट बैंक के साथ मिलके और उसके साथ जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, वो कैप का ज़माना था नहीं, वो उठाना पड़ गया। उस उठाने से 2 दिन में 32 रुपए डॉलर गिर गया। अब आप तेल इंपोर्ट करते हैं, आपने तो IMF को जवाब पैदा कर दिया। ये नाअहली की गलत थी और ताकतवर तबकों को नवाजना और सियासी फैसले करना, शाना अखराजात बढ़ाते चले गए। इनके दौर में काबीना का हजम भी बढ़ा है और जनाब आपके कर्जे भी बढ़े हैं और ताकतवर तबकों को उन्होंने मराहत भी दी हैं जो IMF की खिलाफ वर्जी थी। ये अशराफिया की मईशत को वो समझते थे कि अशराफिया की हम नवाजें, आवाम को कुचल दें, IMF को तो हम राजी कर ही लेंगे। आज राना सनाउल्लाह एक TV प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि ये सब इमरानी टोले का किया धरा है जो आज आवाम भुगत रहे हैं। तो क्या इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल का जो दौर था, ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान के उस दौर हुकूमत पर डालना दुरुस्त है, या इन्हें भी ये बोझ उठाना चाहिए, इन्हें भी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ हमसे भी नाअहल नहीं हुई, हम भी नाअहल हैं, हम भी नहीं कुछ कर पा रहे? नाअहल तो दोनों नहीं थे, कुछ और था। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वाज़ेह जवाब दूंगा और मैं सिर्फ आदाद और शुमार की शक्ल में जवाब दूंगा। हुआ ये है कि 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने एक मुआहदा तोड़ा था IMF के साथ, जो तहरीरी मुआहदा था। उसके बाद IMF ने हमारी किस्त रोक ली। क्या हमें पता है कि उसके बाद से अब तक हमारे जो रिजर्व्स गिरे हैं वो है 12.7 अरब डॉलर, ये रिजर्व्स गिरे हैं, ठीक। लेकिन इसमें बहुत हैरानकुन बात है कि इमरान खान साहब के दौर में जो 1 महीने का था, उसके बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई, उसमें जो रिजर्व्स गिरे थे वो 5.5 अरब डॉलर के गिरे थे। 5.5 अरब डॉलर इमरान खान साहब के 1 महीने में तकरीबन। इनके 10 महीने में जो गिरे हैं वो है 7.2 अरब, यानी इनके उससे कुछ 6 गुना ज्यादा गिरे थे। वो बात सही है, लेकिन ये जो हमने जो अभी बात की, जो आपकी के सवाल के जवाब में मैंने आपको बताया,
कि 2 अक्टूबर में हमारा जो रुपए की कदर थी वो 220 रुपए थी। इसके बाद जो तबाही बर्बादी आई है, और जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था डॉक्टर साहब ने कि वो 200 रुपए के नीचे आ सकता था, मैं भी उस वक्त यही कह रहा था अक्टूबर में आप मुआहदा कर लेते तो ये 200 से नीचे चला जाता। तो रिजर्व की जिम्मेदारी और 220 तक लाना जो था 180 से, ये जो खाते में जाता है इमरान खान साहब के। आपने जो अक्टूबर से अब तक डिले किया, और ये डिले क्यों किया उसकी भी वजह है, कुछ ना कुछ आवाम पे जो है वो टैक्सेस लगाने पड़ते, क्योंकि टैक्सों की चोरी इस हुकूमत के दौर में बड़ी थी, अखराजात बड़े थे। तो ये कोशिश कर रहे थे कि हम आवाम को एक तासुर दें कि भाई हम मजबूरी कर रहे हैं, देखिए मईशत तबाह हो गई, इमरान तबाह करके चला गया, मैं ये मान इमरान खान ने तबाह किया, लेकिन उसके बाद आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, और लेकिन पे ले आए कि डिफॉल्ट की बातें होने लगी और रिजर्व हो गए 3 इन्होंने गिरती हुई दीवार को धक्का दे दिया, पूरी गिर तो दिया, लेकिन उन्होंने आवाम को ये तासुर देने की कोशिश की कि ये सब इमरान का किया धरा है, तो इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि वो 200 रुपए का कह चुके थे, तो 200 रुपए से ऊपर जो है 262, ये इनकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर साहब की भी है, लेकिन डॉक्टर साहब की अकेले की नहीं है, पूरी कैबिनेट की है, मिफ्ता इस्माइल की भी है, शहबाज शरीफ की साहब की भी है, और स्टेट बैंक के गवर्नर जमीर अहमद की भी है, उससे पहले जो है इमरान खान की है, शौकत तरीन की है, मैं आपको बता दूं, और बहुत ज़्यादा रजा बाकर की है। ये सब, और सबसे ज़्यादा उन लोगों की है FBR की है जो कस्टम से स्मगलिंग होने दे रहे थे। बैंकों ने बेतहाशा मुनाफा कमाया और ये स्मगलिंग रोकने के लिए तैयार नहीं है, और ये आप हुंडी हवाले को रोकने के लिए तैयार नहीं है। और कौमी सलामती कमेटी ये फैसला करती है दिसंबर में कि जो हुंडी हवाले का कारोबार रोकें। अरे भाई, आपको फैसले की क्या जरूरत है, ये तो आपको अप्रैल में करना चाहिए था। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दोनों हुकूमतें, इस दौर के सारे वज़राए खजाना, स्टेट बैंक, मिली भगत है FBR और जो वो इदारे जिन्होंने स्मगलिंग रोकने थे, उन सब की जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, ये जब 200 अरब रुपए के ये टैक्स भी लगाने जा रहे हैं, तो इसमें किस सेक्टर को ज़्यादा ये टैक्सेस हिट करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा रिकॉर्ड पर, आज मेरे मुल्क में महंगाई है 24.5%, और भारत में 6%, बांग्लादेश में 9%। तो सबको शर्म आनी चाहिए जो पॉलिसियां बनाते हैं कि भारत के 24 से हमारा 6 से हमारा 24.5 क्यों है। अब जो कुछ होने जा रहा है, मुझे ही लगता है, अल्लाह ताला रहम करे, हम लोग 35% पे जाने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। और उससे कुचला कौन जाएगा? कम आमदनी वाले, गरीब अफराद जो करोड़ों हैं, जो अपने बच्चों को ग़िज़ा नहीं दे सकते मुनासिब, जो तालीम नहीं दिला सकते, जो इलाज मालजे की सहूलियात नहीं दिला सकते, और जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल से, अपने औलाद के मुस्तकबिल से मायूस होके इतने मायूस हो गए जिससे मईशत को ख़तरा नहीं है, साथ साथ जो है ख़तरा है कौमी सलामती को। अगर 22 करोड़ आवाम की बड़ी अक्सरियत मायूस बददिल हो जाए, ये है सलामती का ख़तरा जो दुश्मन हमें पहुँचाएंगे। मईशत का ख़तरा, वो घरों में मारपीट, बच्चों को ग़िज़ा नहीं मिल रही। हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है, मैं आपको अजीब बात बता दूं, कि जहां उम्र के लिहाज से कद कम होता है बच्चों का 5 साल, और कद के लिहाज से उनका वजन कम होता है, ये रिकॉर्ड पर है, वो मर जाते हैं बच्चे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, IMF से हमें पैसे मिल जाते हैं, तो उससे कितना रिलीफ मिलेगा, कितना हुकूमत पे ज़ाहिर है एक प्रेशर जो है वो कम होगा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, जब IMF से आपको कर्जा मिलेगा तो उसके बाद आपको फ़ौरन ही जो है सऊदी अरब पैसे देगा, उसके बाद UAE पैसे देगा, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे देगा, उसके बाद वर्ल्ड बैंक पैसे देगा, उसके बाद जनेवा कॉन्फ्रेंस में जो कर्जे हुए हैं उसकी किस्त मिलेगी, और कुछ हम बैरूनी कर्जे और भी लेंगे। उसके नतीजे में जो बुहरान की कैफियत है वो टलेगी, वो आर्जी तौर पे ख़त्म होगी, लेकिन आर्जी तौर पे ख़त्म होगी, महंगाई बढ़ेगी, शरह नमू सुस्त होगी, शायद मनफी हो जाए, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और ये गारंटी मैं कर सकता हूँ, अल्लाह ताला रहम करे, कि अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी। उससे बचने का एक वाहिद तरीका है, और उसके अलावा कोई तरीका मौजूद नहीं है कि अगले हफ्ते मीटिंग करें और उसमें एक हलफनामा जो है सब साइन कर दें कि भाई हर आदमी जिसकी आमदनी टैक्स से है वो पाकिस्तान में टैक्स देगा, और GST को कम किया जाएगा। ये हलफनामा अगर आप ले लेते हैं, और ये तीनों पार्टियों के मंशूर के मुताबिक है, तो कोई 5-6 हज़ार अरब रुपये आपको ज़्यादा मिल जाएगा। GST 17% से 5% पर आ जाएगा, और पेट्रोलियम लेवी 0 हो जाएगा सितंबर के बाद से। अगर ये हलफनामा आप तमाम पार्टियों से लें जो कौमी सलामती कमेटी में आएँ, जहाँ फ़ौज के नुमाइंदे हैं, और उनको ये कहा जाए तीनों पार्टियों को ये आपका मंशूर है। मैं जो बातें 3 से आपको शराइत बता रहा हूँ, जिसके बाद मैं गारंटी कर सकता हूँ कि पाकिस्तान को आइंदा IMF के पास नहीं जाएंगे, महंगाई 6% हो जाएगी। उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका वाहिद तरीका यह कि हलफनामा वहाँ उनको मंशूर दिखा के लिया जाए, उनका मंशूर है तीनों पार्टियों का, उसके बाद उनसे ये कहा जाए कि आपका ये है, इसकी कानून साजी करेंगे। और तीसरा आखिरी जुमला मैं बता दूं, ये दोनों काफ़ी नहीं है। जब इलेक्शन हो, जब भी हो,
तो जो आदमी एप्लीकेशन फॉर्म भरता है किसी पार्टी के बिहाफ पे, वो हलफनामा दे कि मेरी पार्टी ने ये हलफनामा दिया है, अब मैं भी इसका पाबंद हूँ। अगर ये हम नहीं करते, मेरी रुकनियत खत्म और मेरी पार्टी की हुकूमत खत्म। और अगर ये हलफनामा आप नहीं लेते, कहने को तो बहुत अच्छी बातें हैं, करेगा कोई नहीं। आप सुन लीजिए, अगर ये हलफनामा नहीं करते तो फिर इज्तिमाई खुदकशी के लिए तैयार रहें, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बड़ी गलत फहमी है, आगे चल के जौहरी प्रोग्राम को भी खतरा होगा, आगे चल के आपसे डिफॉल्ट भी कराया जाएगा। वो खुदकशी का फैसला कर लें या ये कर लें, इसके अलावा अगर कोई तीसरा हल बताता है वो कौम को और अपने आप को धोखा देता है। तो इमीडिएटली आवाम जो है वो बिजली और गैस महंगी लेने के लिए भी तैयार रहें, और मिनी बजट। तो ऐसी सिचुएशन में जो जून में बजट आना है, वो उसकी शक्ल आप क्या देख रहे हैं? वो कैसा बजट देंगे इस इकोनॉमी के साथ ये लोग? देखिए, बजट जो होगा उसमें IMF की गलती जो हो गई शहबाज साहब से, उन्होंने उसको सितंबर तक एक्सटेंड करा दिया जो जून तक था। तो ये जान छुड़ा सकते थे, हमने तो जून में ख़त्म हो गए, अब ये सितंबर तक ले लिया। तो जो IMF का भी जायज़ा मिशन आ रहा है, परसों जो हमारा अमेरिकन जो वक्त भी आ गया है, अमरीकी वफ़द ने हमसे कहा कि डू मोर, क्योंकि आपके यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, और IMF से कहा कि शराइत पर नरमी मत करें मगर पैसा ज़रा जल्दी दे दें। तो वो शायद आपको फरवरी तक मिल जाएगा। लेकिन अगले बजट में अगर किसी को ये गलत फहमी है कि जो है कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, पेपर पर शायद हो, आवाम के लिए मुसीबतें अभी कम होने का कोई इम्कान नहीं है, इल्ला ये कि वो जो हलफनामे की मैंने बात की है, कानून अगर वो नहीं करते। जो जायजा मिशन आ रहा है, क्या ये इस बात की इंडिकेशन है कि आप पैसे मिलेंगे? 100% आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन मैंने तो आपसे कहा IMF के अलावा आपको वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलेंगे, आपको देगा सऊदी अरब देगा, आपको UAE देगा, सबसे पैसे मिल जाएंगे। बुरहान से निकल के मुश्किलात बरकरार रहेंगी, उसमें कमी नहीं होगी, ये बता दूं। ग्रोथ रेट आपका मनफी रहने वाला है इस साल, महंगाई 30% पे जाने वाली है, गुर्बत बेरोजगारी बढ़ने वाली है, और आइंदा भी आप IMF के प्रोग्राम से जाएंगे। लेकिन बुरहान ये नहीं कोई कहेगा। तो इसका मतलब है खसारों से भरा बजट पेश करेगी ये PDM की हुकूमत? बदकिस्मती से यस, बदकिस्मती से यस। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद अस्की साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।